let us start with a very new topic, that is brakes. Right? The topic is from Theory of Machine Part 1, which is for second year engineering. Right? Now, brakes एक डिवाइस है ना. हम रेगुलर यूज़ में ब्रेक्स बहुत जगह यूज़ करते हैं, और अगर हम ब्रेक्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एक टू व्हीलर आती है, जहां हम गाड़ी को रोकने के लिए या फिर स्पीड को कम करने के लिए ब्रेक्स अप्लाई करते हैं. राइट? एक लीवर होता है, उस लीवर को हम जब अप्लाई करते हैं, जब हम दबाते हैं, तब गाड़ी की स्पीड या तो कम होती है या तो गाड़ी रुक जाती है. राइट ना? वो हमारे व्हील के ऊपर होता है और हम कहते हैं कि हमने ब्रेक लगाया, वी हैव अप्लाइड ब्रेक्स. राइट नाउ, अगर इस ब्रेक को मैं टेक्निकली डिफाइन करना चाहूं तो अब ये बात तो मुझे समझ में आ रही है कि मैं मेरे व्हील के ऊपर गाड़ी को रोक रहा हूं. राइट ना? और कैसे रोक रहा हूं? एक्चुअली गाड़ी जब चलती है तो एक्चुअली चलते हम नहीं, गाड़ी के व्हील्स हैं. मतलब कि अगर रोकना भी है तो किसे रोकना है? गाड़ी के व्हील्स को. राइट नाउ, गाड़ी के व्हील्स को रोकना है, और ब्रेक्स यूटिलाइज द प्रिंसिपल ऑफ फ्रिक्शन. ये जो फ्रिक्शन है, ये फ्रिक्शन ही यूज करता है ब्रेक्स गाड़ी की स्पीड कम करने के लिए या फिर गाड़ी को रोकने के लिए. नाउ, अगर मैं कहूं कि इस फ्रिक्शन का यूज ब्रेक्स करता है और हम जब लीवर दबाते हैं तभी ब्रेक अप्लाई होता है, मतलब कि हम हमारे व्हील के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स क्रिएट करते हैं. राइट ना? और ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये हम क्रिएट करते हैं, मतलब कि एक आर्टिफिशियल फ्रिक्शनल है. राइट? तो क्या अब मैं ब्रेक्स को कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकता हूं कि अ ब्रेक इज ए डिवाइस. राइट ना? अ ब्रेक इज ए डिवाइस बाय मीन्स ऑफ विच, जिसे यूज करके, बाय मीन्स ऑफ विच, ब्रेक क्या है? एक डिवाइस है, बाय मीन्स ऑफ विच आर्टिफिशियल फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ना, हम आर्टिफिशियल फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं. सो ब्रेक इज अ डिवाइस. ब्रेक क्या है? एक डिवाइस बाय मीन्स ऑफ विच आर्टिफिशियल फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस इज क्रिएटेड. और क्यों क्रिएट करते हैं हम? इन ऑर्डर टू रिटार्ड द मोशन. राइट ना? जो भी मोशन होती है उसे हम कम करने के लिए, उसकी स्पीड हम कम करते हैं. क्या करते हैं? एक्चुअली हम रिटार्ड करते हैं, या तो उसे धीरा करते हैं या फिर इन ऑर्डर टू रिटार्ड द मोशन और कंप्लीटली स्टॉप द मोशन. राइट ना? तो क्या अब हम प्योरली ब्रेक को डिफाइन कर सकते हैं? राइट ना? एक डेफिनेशन ऑफ अ ब्रेक, किसी भी चीज की डेफिनेशन ये गीता के श्लोक की तरह होती है. राइट ना? जो डेफिनेशन उसी एक ही पर्टिकुलर जिसका डेफिनेशन है उसी को डिफाइन करे, उसी के बारे में बताए, वो डेफिनेशन किसी और को न लागू हो. राइट ना? तो क्या हम कह सकते हैं कि ब्रेक इज नथिंग बट अ डिवाइस बाय मीन्स ऑफ विच आर्टिफिशियल फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, क्या क्रिएट कर रहे हैं हम? आर्टिफिशियल फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस. राइट? फ्रिक्शनल फोर्स का यूज कर रहे हैं, मतलब आर्टिफिशियल फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं. और क्यों क्रिएट कर रहे हैं? रिटार्ड द मोशन और कंप्लीटली स्टॉप करने के लिए मोशन को. राइट नाउ, ऐसा तो और कोई डिवाइस नहीं है जो रुकाने के लिए, जो इसी फंक्शन के लिए, रिटार्ड करने के लिए और स्टॉप द मोशन, स्टॉप करने के लिए हम यूज करे हो. राइट ना? सिर्फ एक ब्रेक ही है जो ऐसा कोई काम करता है. राइट? सो वी हैव अ कंप्लीट टेक्निकल डेफिनेशन ऑफ अ ब्रेक. राइट नाउ, हमने कहा कि ब्रेक फ्रिक्शनल फोर्स को यूज करता है. राइट? और हमें यह भी मालूम है कि यूनिवर्सल ट्रूथ कि जहां फ्रिक्शनल फोर्स क्रिएट होगा, जहां फ्रिक्शन क्रिएट होगा, वहां हीट जनरेट होगी. राइट ना? नाउ हीट जनरेट होगी, मतलब कि ये हीट एनर्जी है
और ये एनर्जी एक्चुअली आ कहां से रही है? नाउ रिमेंबर, हम ब्रेक यूज कर रहे हैं किसी मूविंग मेंबर को स्टॉप करने के लिए। अब अगर बॉडी मूव हो रही है तो ऑफ कोर्स उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है, राइट ना। यही काइनेटिक एनर्जी जो भी हम डिवाइस जिस मैकेनिज्म को यूज करेंगे वो काइनेटिक एनर्जी, इस काइनेटिक एनर्जी को अब्सॉर्ब करेगा। अब्सॉर्ब करने के बाद इसी काइनेटिक एनर्जी को, सिंस फ्रिक्शनल फोर्स क्रिएट होगा तो वहां हीट जनरेट होगी और इसी काइनेटिक एनर्जी को वो कन्वर्ट करेगा हीट एनर्जी में, राइट ना। नाउ ये तो हो गया एक एग्जांपल कि अगर मैं से एग्जांपल ऑटोमोबाइल्स का ले रहा हूं तो मूविंग मेंबर जो है वो हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर मूव होता होगा और उसके बाद फिर वो जब हम ब्रेक अप्लाई करेंगे तो इस काइनेटिक एनर्जी को वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। लेकिन ऐसे भी कुछ एप्लीकेशंस हैं जैसे कि लिफ्ट्स, एलिवेटर्स, हमारे क्रेन्स, राइट ना, ऊपर से नीचे आते हैं और जब हम सामान को ऊपर लेके जाते हैं या फिर नीचे लेकर आते हैं तो ऑब्वियसली बीच में अगर जरूरत पड़ी तो हम रोक भी देते हैं। मतलब कि ऊपर से नीचे या फिर नीचे से ऊपर लेके जाते हुए जो भी बॉडी होगी उसके अंदर तो पोटेंशियल एनर्जी होगी, राइट ना। द एनर्जी ड्यू टू द पोजीशन, ड्यू टू इट्स इलेवेशन, तो ये पोटेंशियल एनर्जी, और ऑब्वियसली अब ये पोटेंशियल एनर्जी ही कन्वर्ट होगी हीट एनर्जी में, राइट ना। सो अगेन ब्रेक्स का डेफिनेशन, ब्रेक्स यूटिलाइजेस द प्रिंसिपल ऑफ फ्रिक्शन एंड ड्यूरिंग दिस एप्लीकेशन द काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी is absorbed by the device and is further converted into heat energy, right ना। और ये हीट एनर्जी बाद में एनवायरमेंट में डेसिपेट होना जरूरी है, राइट ना। दिस एनर्जी इज डेसिपेटेड इन द एनवायरमेंट, राइट। नाउ ये तो हमें समझ में आ गया कि जो ब्रेक्स हैं ये हम फ्रिक्शनल फोर्स को यूज करेंगे, राइट ना। फ्रिक्शनल फोर्स क्रिएट करेंगे, फ्रिक्शन का प्रिंसिपल यूज करके हम ब्रेक्स अप्लाई करेंगे और ये सब करने के लिए जो डिवाइस होगा उसे हम नाम दे रहे हैं ब्रेक्स। लेकिन जो कैपेसिटी ऑफ द ब्रेक है, राइट ना, ब्रेक की कुछ कैपेसिटी होगी कि किस चीज को वो रोक सकता है। मतलब कि सिंपली हम इतना ही कह सकते हैं कि जो कैपेसिटी ऑफ द ब्रेक्स डिपेंड्स ऑन, जो ब्रेक की कैपेसिटी है वो बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगी, राइट ना। नाउ अगर हम कह रहे हैं कि से फॉर एग्जांपल ये कुछ एक व्हील है, ये व्हील मोशन में है, राइट ना, से ऐसे कुछ रोटेट हो रही है, राइट ना, आगे आगे मूव हो रही है और मुझे इस ब्रेक को, इस व्हील को रोकना है या फिर इसे नाम दे देते हैं हम ड्रम। इस ड्रम को हमें अगर रोकना है तो ऑब्वियसली मैं इसके ऊपर या तो एक सरफेस लेकर के आता हूं, इस सरफेस को मैं कुछ प्रेशर से इसके पेरीफेरी के ऊपर कुछ प्रेशर लगा के कांटेक्ट में लेकर के आता हूं और रोकता हूं, राइट ना। जितना ज्यादा मैं प्रेशर से उसे नीचे दाबूंगा उतनी जल्दी वो रुकेगी, राइट। तो क्या मैं कह सकता हूं कि कैपेसिटी ऑफ ए ब्रेक डिपेंड्स अपॉन द यूनिट प्रेशर बिटवीन द ब्रेकिंग सरफेस, राइट ना। हमने क्या कहा था कि ये एक सरफेस है जिसके ऊपर हम प्रेशर लगा करके उस ड्रम को रोकेंगे, उस मूविंग मेंबर को रोकेंगे। तो क्या हम कह सकते हैं कि जितना ज्यादा प्रेशर लगाएंगे उतनी जल्दी वो रुकेगा, जितना कम प्रेशर लगाएंगे उतना ज्यादा टाइम लेगा। सो इट्स कैपेसिटी डिपेंड्स अपॉन द कैपेसिटी ऑफ द ब्रेक, राइट ना। ये तो एक ब्रेक हो गया और ब्रेक की कैपेसिटी किसके ऊपर डिपेंड हो रही है? डिपेंड्स अपॉन द यूनिट प्रेशर, राइट ना, अमाउंट ऑफ प्रेशर बिटवीन द ब्रेकिंग सरफेस कह देंगे हम, बिटवीन द ब्रेकिंग surface. So the very first thing on which the capacity of the brake depends is the unit pressure between the braking surfaces, right? Now हमने कहा कि हम फ्रिक्शनल फोर्स क्रिएट कर रहे हैं और फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, राइट ना। मतलब कि किसी बॉडी का जो
कॉन्टैक्ट सरफेस है वहां पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सरफेस का या फिर मटेरियल का जितना कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा होगा, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हम म्यू से डिपेंड करते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जिसे हम म्यू से डिनोट करते हैं, म्यू जितना ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स क्रिएट होगा, म्यू जितना कम रहेगा, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जितना कम रहता है उतना कम फ्रिक्शनल फोर्स क्रिएट होता है। सो कैपेसिटी ऑफ द ब्रेक ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, राइट ना। नाउ क्या हम कह सकते हैं कि और एक बात, जो ड्रम है या फिर जो भी मूविंग मेंबर है वो जितना ज्यादा स्पीड रहेगी उतनी ज्यादा उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी रहेगी, राइट ना। जितना कम स्पीड रहेगा उतना कम काइनेटिक एनर्जी रहेगी, राइट। मतलब कि स्पीड अगर ज्यादा है तो मुझे ज्यादा ब्रेकिंग फोर्स लगाना पड़ेगा, स्पीड अगर कम है तो मुझे कम ब्रेकिंग फोर्स लगाना पड़ेगा। तो क्या मैं कह सकता हूं कि कैपेसिटी ऑफ ब्रेक्स ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन velocity of the brake drum, right now अगर मैं कहूं कि नहीं चलो हम तो फ्रिक्शनल फोर्स क्रिएट कर रहे हैं, फ्रिक्शनल फोर्स जो क्रिएट करेंगे वो तो जो कांटेक्ट का सरफेस होगा उस पे डिपेंड करेगा, राइट। अगर मैं इस बॉडी को कांटेक्ट में लेकर के लाकर फ्रिक्शनल फोर्स क्रिएट करता हूं तो मेरा कुछ इतना पोर्शन कांटेक्ट सरफेस आएगा, राइट। लेकिन अगर मैं कांटेक्ट सरफेस बढ़ाता हूं, मतलब कि एक कुछ ऐसा मेंबर लेकर के आता हूं जो ज्यादा पोर्शन ऑक्युपाई करे फ्रिक्शनल फोर्स क्रिएट करने के लिए, तो ऑब्वियसली ब्रेक्स ज्यादा लगेंगे, राइट। तो क्या मैं कह सकता हूं कि कैपेसिटी ऑफ द ब्रेक्स ऑल्सो डिपेंड अपॉन द प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ द फ्रिक्शनल सरफेस, प्रोजेक्टेड area of frictional surface, right now अगर मैं कहूं कि हम फ्रिक्शनल फोर्स क्रिएट करके हमारे मूविंग मेंबर को रोकते हैं या फिर स्लो करते हैं, तो ऑब्वियसली यहां जो कांटेक्ट पॉइंट है वहां क्रिएट होगा फ्रिक्शन जो क्रिएट करेगा हीट। नाउ अगर हीट क्रिएट हो रहा है तो इस हीट को हम एनवायरनमेंट में जितनी जल्दी डेसिपेट कर सकें उतना ज्यादा अच्छा है, राइट ना। अगर ज्यादा हीट होगा तो मटेरियल खुद ही वियर एंड टियर होगा, राइट ना। दैट मीन्स द फ्रिक्शनल मटेरियल शुड हैव अ प्रॉपर्टी दैट इट शुड बी अ गुड it should have a good heat dissipation capacity, right ना। मतलब कि heat dissipation capacity जितनी जल्दी वो जनरेट हुआ वाला हीट जो है वो एनवायरनमेंट में छोड़ देगा उतना ज्यादा हमारा जो भी ब्रेक है वो ज्यादा वर्क करेगा, राइट ना। दैट मीन्स कैन आई से दैट द कैपेसिटी ऑफ ब्रेक ऑल्सो डिपेंड अपॉन द एबिलिटी ऑफ द ब्रेक ऑफ फ्रिक्शनल सरफेस कह देंगे हम, टू डेसिपेट heat, right? So these are the 5 parameters on which capacity of the brake depends, right? कैपेसिटी ऑफ ब्रेक्स किस पे डिपेंड करता है? यूनिट प्रेशर के ऊपर, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू के ऊपर, वेलोसिटी ऑफ द ड्रम के ऊपर, प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ सरफेस के ऊपर और हीट डेसिपेशन कैपेसिटी ऑफ ब्रेक्स के ऊपर, राइट। नाउ ये तो हो गई ब्रेक के कैपेसिटी की बात। अब ये ब्रेक की जो कैपेसिटी है क्या मैं कह सकता हूं कि वो तो डिपेंड करेगा जो फ्रिक्शनल मटेरियल, राइट ना। हम हमेशा यही कोशिश करेंगे कि हमारा जो ब्रेक है वो ज्यादा वर्क करे, वो इफिशिएंट हो, हर एक जो भी हमारा एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन को स्मूथली फंक्शन करे। और हमें मालूम है कि ये सब करने के लिए हम जनरेट कर रहे हैं फ्रिक्शनल फोर्स, तो ऑब्वियसली फ्रिक्शनल फोर्स क्रिएट करने के लिए हम फ्रिक्शनल मटेरियल लाइन करेंगे।
है ना। हमें ये तो मालूम है, ओके, हमने बहुत बार ये सुना है कि हमारे गाड़ी का ब्रेक लाइनर खराब हो गया है ना। ब्रेक लाइनर खराब होगा मतलब ब्रेक लाइनर चेंज करना पड़ेगा। मतलब एग्जैक्टली क्या करते हैं हम, जो फ्रिक्शनल मटेरियल होता है ना, जो हम देखते हैं कि हमारे टू व्हीलर्स के अंदर जब हम पंक्चर निकाले हैं तो पंक्चर वाला कुछ गोल जो मैकेनिज्म होता है वो गोल मैकेनिज्म निकाल करके ऐसे साइड में रखता है। वहां पर कुछ ऐसे रिंग्स होते हैं, है ना, कुछ ऐसे रिंग्स होते हैं, यहाँ पाइवोट होता है, बीच में कहीं पे एक स्प्रिंग लगा हुआ होता है, राइट। और ये जो मटेरियल है इसे ही हम ब्रेक का लाइनर कहते हैं, राइट। एक्चुअली ये जो लाइनर है इसके ऊपर फ्रिक्शनल मटेरियल लाइन किया हुआ रहता है, ऐसा मटेरियल जिसके बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हो जो ब्रेक की कैपेसिटी बढ़ाते हो, वो मटेरियल होता है इसके ऊपर, उसे हम ब्रेक लाइनर कहते हैं, राइट। नाउ अब हम अगर कह रहे हैं कि जो ब्रेक्स है वो फ्रिक्शनल फोर्स के प्रिंसिपल को यूज करता है, तो इसका मतलब फ्रिक्शनल मटेरियल के कुछ अपने कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए जो ब्रेक्स की कैपेसिटी बढ़ाए, राइट। तो आइए हम आगे देखते हैं कि एक्चुअली ऐसे कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए सरफेस के अंदर। किस सरफेस के अंदर? जो फ्रिक्शनल मटेरियल है उस फ्रिक्शनल मटेरियल के अंदर जो कि हमारे ब्रेक्स को इफिशिएंटली वर्क करने के लिए मदद करे, राइट ना। सो वी हैव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ से ब्रेकिंग या फिर ब्रेक लाइनिंग मटेरियल। ओके, हमने एक बात तो देखा कि जो ब्रेक की कैपेसिटी है वो डिपेंड करेगी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के ऊपर, और जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है वो हमेशा होता है किसी मटेरियल का, राइट ना। हर एक मटेरियल का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अलग अलग होता है। इट वेरीज, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दैट इज म्यू, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दैट इज म्यू वेरीज अकॉर्डिंग टू मटेरियल्स। और ब्रेक लाइनिंग मटेरियल जो होगा उसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अगर ज्यादा रहे तो ही तो ज्यादा ब्रेक लगेगा, राइट ना। तो क्या हम कह सकते हैं कि द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक विच द ब्रेक लाइनिंग मटेरियल शुड हैव इज दैट इट्स कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन शुड बी हाई, राइट ना। मतलब कि पहला ही कैरेक्टरिस्टिक यह होना चाहिए कि जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो ज्यादा होना चाहिए, राइट। नाउ सेकेंड थिंग, अगर मैं कहूं कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा है और हमारा काइनेटिक एनर्जी या फिर पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है हीट एनर्जी में, मतलब कि कांटेक्ट सरफेस के ऊपर हीट जनरेट हो रहा है, राइट। नाउ ये जो हीट है, यही हीट जो हमारा ड्रम और ब्रेकिंग मटेरियल है इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में जो भी सरफेस रहेगा उसे वो खराब करने की कोशिश करेगा, मतलब कि वियर करने की कोशिश करेगा। और रेगुलर यूज में भी हमारा हमेशा वो जो मटेरियल है वो वियर होगा, राइट ना। तो क्या हम कह सकते हैं कि ब्रेकिंग लाइनिंग मटेरियल शुड हैव हाई वियर rate, right now the braking material or the lining material should be should have such a strength that its wear rate should be lesser. Now can I say that अगर हीट जनरेट हो रहा है तो मटेरियल खुद ही इतना उसमें स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि उस हीट को वो रेजिस्ट कर सके। दैट मीन्स द ब्रेक लाइनिंग मटेरियल शुड हैव हाई heat resistance. This is the very third characteristic which the brake lining material should have, right. Now again talking about the same
हीट, अगर हीट जनरेट हो रही है और हमें मालूम है कि फ्रिक्शन क्रिएट होगा, हीट जनरेट होगा ही, और वही हीट है जो वियर रेट को मैग्नीफाई करेगा, या फिर जो भी मटेरियल है उसको वियर उसके हीट के ऊपर डिपेंड करेगा। तो हम कोशिश करेंगे कि वो जो वियर हीट है, दैट हीट हैज टू बी सप्लाइड टू द एनवायरमेंट, इट नीड्स टू बी डेसिपेटेड टू द एनवायरमेंट। मतलब कि जो ब्रेक मटेरियल लाइनिंग मटेरियल है, उस लाइनिंग मटेरियल का हीट डेसिपेशन कैपेसिटी should be high, and साथ ही साथ लाइनिंग मटेरियल का खुद का मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होना चाहिए, दैट इज इट शुड हैव हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ। And the very last characteristic it should have is that it should not get affected by oil and मॉइस्चर, है ना। ऑयल और मॉइस्चर में उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए, दैट इज इट शुड कंटिन्यू टू वर्क इफिशिएंटली इवन इफ ऑयल एंड मॉइस्चर कम्स एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द drum and the brakes. So these are the characteristics which a brake lining material should have. Now moving forward, let us see exactly what are the different types of brakes in our curriculum. Right from the evolution of brakes, हमें अलग अलग तरह के ब्रेक्स मिले हैं और उन ब्रेक्स को हमने क्लासिफाई किया है डिपेंडिंग अपॉन द मीन्स ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द ब्रेक्स। अगर हम ब्रेक्स को मीन्स के पैरामीटर्स के ऊपर हम क्लासिफाई करते हैं तो हमें मिलता है 3 टाइप्स ऑफ ब्रेक्स। द फर्स्ट वन इज योर हाइड्रोलिक ब्रेक। सेकेंड टाइप ऑफ ब्रेक वी हैव इज इलेक्ट्रिक ब्रेक, एंड द ब्रेक्स विच वी हैव टू स्टडी, that is which is in our curriculum is mechanical brakes, right? now हमने कहा था कि ब्रेक्स को जिस मीन्स को यूज करके हम जो फ्रिक्शन क्रिएट करेंगे या फिर आर्टिफिशियल फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस क्रिएट करेंगे मोशन को, उस मीन्स को एज अ पैरामीटर रख के हमने तीन टाइप्स में ब्रेक्स को क्लासिफाई किया है। द फर्स्ट वन इज योर हाइड्रोलिक ब्रेक, द सेकेंड वन इज योर इलेक्ट्रिक ब्रेक, एंड द थर्ड वन इज मैकेनिकल ब्रेक, राइट। नाउ अगर ब्रेक्स का पूरा मैकेनिज्म ऐसा है सच दैट जो भी हमारा मोशन होगा उसके अंदर जो भी हम प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं वो प्रेशर जो फाइनल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वहां पे ट्रांसमिट करने के लिए हम किसी फ्लूइड की मदद ले रहे हैं। व्हेन सम फ्लूइड इज बीइंग यूटिलाइज्ड, इन दैट केस इट इज टर्म्ड एज अ हाइड्रोलिक टाइप ऑफ ब्रेक्स, जैसे कि पंप्स। अगर हम पंप्स यूज करते हैं या फिर हाइड्रोलिक एजिटेटर्स यूज करते हैं, in the brakes, at that time such type of brakes are termed as hydraulic type of brakes. Now अगर ब्रेक को वर्क करने के लिए हम इलेक्ट्रिक करंट या फिर एडी करंट्स दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज करके हम
जो भी ड्रम का मोशन है उस ड्रम के मोशन को रेजिस्ट करते हैं, तो उस टाइप के ब्रेक को कहेंगे हम इलेक्ट्रिक ब्रेक, राइट ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल जनरेटर्स एंड एडी करंट्स, राइट। सो जनरेटर्स और एडी करंट्स ऐसे इलेक्ट्रिक ब्रेक्स हैं जहां पर हम एक इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करके हम जो भी मोशन ऑफ ड्रम है उस मोशन को रेजिस्ट करते हैं, राइट ना। हमारा तो वही प्रिंसिपल है कि मोशन को रेजिस्ट करना है, तो अगर उस मोशन को ही हम रेजिस्ट कर रहे हैं मतलब कि हम उसके मोशन को कम कर रहे हैं। सो दैट इज नथिंग बट वी आर अप्लाइंग सम ब्रेक, राइट। सो सच टाइप ऑफ ब्रेक्स आर टर्म्ड एज इलेक्ट्रिक ब्रेक। लेकिन वो ब्रेक्स जहां प्योरली मैकेनिकल मीन्स लिंक्स, मैकेनिज्म्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा यूज करके अगर हम फ्रिक्शनल फोर्स क्रिएट करते हो तो उस टाइप ऑफ ब्रेक्स को कहते हैं हम मैकेनिकल ब्रेक्स, राइट। दोस ब्रेक्स, ऐसे ब्रेक्स जहां पे हम फ्लूइड यूज नहीं कर रहे हैं, वी आर नॉट यूजिंग एनी सच करंट, लेकिन जो भी पूरा सिस्टम ऑफ ब्रेक है वो पूरा का पूरा सिस्टम लिंक्स का है, वेरियस मैकेनिज्म्स का है, सच एज लीवर्स एक्सेट्रा। ऐसे टाइप ऑफ ब्रेक्स को हम मैकेनिकल ब्रेक्स कहेंगे। और हमारे करिकुलम में जितने भी हमें एनालिसिस करना है ब्रेक्स का, वो सभी के सभी मैकेनिकल ब्रेक्स हैं, right? Now, moving forward, these mechanical brakes are further classified as depending upon the direction of application of frictional force. जो भी फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट होगा उसके डायरेक्शन के ऊपर हमने इस मैकेनिकल ब्रेक को दो टाइप्स में क्लासिफाई किया है। द फर्स्ट इज योर रेडियल ब्रेक। रेडियल ब्रेक वो ब्रेक होते हैं जिसमें जो फोर्स एक्ट होता है, द फोर्स ऑलवेज एक्ट रेडियली टू द ड्रम, है ना। समझो, मान लिया हमने कि हमारे पास ये एक ड्रम है और हमारा जो फ्रिक्शनल फोर्स हम क्रिएट कर रहे हैं, दैट फ्रिक्शनल फोर्स इज अलोंग द रेडियस ऑफ द ड्रम। सो सच टाइप ऑफ ब्रेक्स आर टर्म्ड एज रेडियल ब्रेक्स। जो हमारे कन्वेंशनल जो हमारा ड्रम ब्रेक है, जो हमारे टू व्हीलर्स में होता है, जो वो जब हम पंक्चर निकालते हैं और हमारा जो पंक्चर वाला वो जो ब्रेक्स, वो जो ड्रम है उसको निकाल करके ऐसे बाहर रखता है, राइट ना। सो वो जो ब्रेक होता है दैट इज नथिंग बट अ रेडियल ड्रम, राइट। नाउ रेडियल ड्रम या तो हम एक्सटर्नली फ्रिक्शनल फोर्स क्रिएट करें या फिर तो हम इंटरनली भी तो क्रिएट कर रहे हैं। हमारा मोटो तो इतना ही है कि कॉन्टैक्ट सरफेस पे ऐसी कोई चीज लाना जैसे जिससे फ्रिक्शन क्रिएट हो और वो फ्रिक्शन उस ड्रम के मोशन को रोके। तो ये हम एक्सटर्नली भी कर सकते हैं और इंटरनली भी कर सकते हैं, राइट ना। नाउ जो हम ब्रेक्स हमारे टू व्हीलर्स में जनरली यूज करते हैं, डिस्क ब्रेक की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ड्रम ब्रेक्स की बात कर रहा हूं। ड्रम ब्रेक्स जो होते हैं दे आर सच ब्रेक्स इन विच इंटरनली सम फोर्स इज अप्लाइड इन द रेडियल डायरेक्शन। और ब्लॉक ब्रेक, राइट ना। ब्लॉक ब्रेक जो होता है उस ब्रेक को हम ऐसे ब्लॉक्स होते हैं जैसे कि हमारे लोकोमोटिव्स में, ट्रेन्स में, राइट ना। ट्रेन्स में हम ऐसे ब्रेक्स अप्लाई करते हैं, राइट ना। ऐसे कुछ ब्लॉक लगा हुआ होता है, ऐसे साइड में आप अगर ध्यान देंगे तो कुछ स्टील के ब्लॉक्स लगे होते हैं जो ब्रेक्स अप्लाई करने के बाद आगे मूव होते हैं और व्हील के सरफेस के कांटेक्ट में आ जाते हैं। तो ये जो होते हैं ये ब्लॉक है, राइट। तो रेडियल ब्रेक्स क्या हम कह सकते हैं कि शू ब्रेक या फिर ब्लॉक ब्रेक या फिर बैंड ब्रेक, राइट ना। हम कोई अगर एक स्ट्रिप लेकर के आए, कोई बैंड लेकर के आए और बैंड को ड्रम के सरफेस के ऊपर ऐसे टाइट करें तो भी तो वो फ्रिक्शनल फोर्स ही क्रिएट करेगा। तो ऐसे ब्रेक्स को हम बैंड ब्रेक्स कहेंगे, राइट।
आगे डिटेल में हम इन हर एक टाइप के ब्रेक्स का एनालिसिस करेंगे। फिलहाल तो ध्यान में इतना ही रखिए कि हमारे पास एक शू ब्रेक होता है, मतलब कि ब्लॉक ब्रेक। इस शू ब्रेक को ही हम ब्लॉक ब्रेक कहते हैं, मतलब कि एक छोटा सा ब्लॉक होता है, उस ब्लॉक को की मदद से हम फ्रिक्शनल फोर्स क्रिएट करते हैं। या फिर बैंड ब्रेक होता है। ये जो टाइप ऑफ ब्रेक है ये है रेडियल टाइप ऑफ ब्रेक्स, मतलब कि इसके अंदर जो भी ब्रेक अप्लाई होता है दे आर इन रेडियल डायरेक्शन टू द ड्रम, राइट। और इसके सब टाइप्स हो सकते हैं कि अगर हम एक्सटर्नली रेडियल डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स क्रिएट कर रहे हैं तो इट विल बी टर्म्ड एज एक्सटर्नल ब्रेक्स। और अगर हम इंटरनली रेडियल डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स क्रिएट करते हैं, जैसे कि हमारा इंटरनल शू ब्रेक होता है, तो उसे हम कहते हैं इंटरनल ब्रेक्स, राइट। सो रेडियल ब्रेक्स, मैकेनिकल ब्रेक्स का टाइप है रेडियल ब्रेक। रेडियल ब्रेक्स के सब टाइप्स हैं एक्सटर्नल ब्रेक्स एंड इंटरनल ब्रेक्स। और सेकेंड टाइप ऑफ जो ब्रेक है मैकेनिकल ब्रेक्स का, दैट इज योर एक्सियल ब्रेक्स। ना, जैसे कि हमारे जो नए टू व्हीलर्स हैं जिसे हम डिस्क ब्रेक कहते हैं, वो ब्रेक्स हैं। नाउ ऐसे ब्रेक्स जिसमें फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो हमेशा अलोंग द एक्सिस, फोर्स अप्लाइड इज अलोंग द एक्सिस ऑफ द डिस्क, राइट ना। यहां क्या किया था हमने, जो एक्सिस है वो एक्सिस तो परपेंडिकुलर टू दिस बोर्ड है और हमारा जो एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है वो परपेंडिकुलर टू द एक्सिस है। लेकिन अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं उसी डायरेक्शन में, एक्सिस का और एप्लीकेशन ऑफ फोर्स दोनों भी अगर एक ही डायरेक्शन में है, तो हम उसे कहेंगे एक्सियल ब्रेक्स। जैसे कि हमारे डिस्क ब्रेक का अगर हम साइड व्यू देखें तो क्या हम कह सकते हैं कि हमारा डिस्क ब्रेक कुछ ऐसा रहेगा, ये उसका एक्सिस, साइड व्यू समथिंग लाइक दिस। और हमारा जो डिस्क होगा, डिस्क जो होंगे वो इस तरफ से, राइट ना। हम जो फोर्स लगाते हैं कुछ ऐसा कैलिपर होता है जो इसे ऐसे होल्ड करता है, मतलब कि जो फोर्स लगेगा वो इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सिस ऑफ द ड्रम रहता है। सो सच टाइप ऑफ ब्रेक्स आर टर्म्ड एज एक्सियल ब्रेक्स। बेस्ट एग्जांपल इज योर डिस्क ब्रेक और कोन ब्रेक्स, है ना। कोन ब्रेक्स सिमिलर टू कोन क्लच वर्क करता है, राइट। सो मैकेनिकल ब्रेक्स हमारे पास दो टाइप्स के हैं, रेडियल ब्रेक एंड एक्सियल ब्रेक्स। किस बात के ऊपर डिपेंड करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। अगर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इज इन radial direction, it will be termed as radial brakes, and radial brakes are further classified as internal brakes if the application if the force is applied externally, and internal brakes if the force is applied internally, and if the application of force is along the axis of the drum, it will be termed as axial brakes, जैसे कि हमारे disc brake और cone brakes होते हैं, right? So this was all about theory of brakes. इन द नेक्स्ट लेक्चर हम एक एक टाइप ऑफ ब्रेक्स को एनालाइज करेंगे। हम देखेंगे कि उनके ऊपर फोर्सेस कैसे एक्ट होते हैं, वो ब्रेक्स को के ऊपर वो ब्रेक्स कैसे वर्क करते हैं, राइट। ओके, थैंक यू।